सारी दुनिया का मनुष्य, भारत का भी, वो आनंद अभिप्सु है। सब आनंद चाहते हैं। और आनंद को लेकर भारत में वैदिक काल में बड़ा लेखन हुआ है। आनंद के उपकरण प्रकृति में हैं, समाज में भी हैं। कुछ लोगों को प्रकृति के रूप प्रतिरूप देखकर आनंद आता है। प्रकृति स्वयं आनंद भरती है हमारे भीतर। लेकिन समाज में भी आनंद के उपकरण हैं। यह बात सबसे पहले ऋग्वेद में कही गई। ऋग्वेद के एक मंत्र में सोम से प्रार्थना है कि हे सोम, जहां प्रचुर अन्न हो, नभे मंडल में है ये, जहां सदा नीरा नदियां प्रवाहमान हो, और जोड़ते हैं जहां मुद मोद प्रमोद, 3 शब्द एक साथ, और तीनों लगभग समानार्थी। जहां मुद मोद प्रमोद ये तीनों मिलते हों हमको, हे सोम, हमको उसी क्षेत्र में ले चलो। और फिर अंत में कहते हैं, यहां तक जो बातें कही गई हैं उनका संबंध राज व्यवस्था से नहीं है, न सुराज से है न स्वराज से है। लेकिन जो अंतिम पंक्ति है इस मंत्र की, उसमें इसका संबंध सुराज से दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष। कहते हैं जहां विवस्वान का पुत्र राजा है और जहां पर सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं, हे सोम, हमको उसी क्षेत्र में ले चलो। मैं एक विद्यार्थी के रूप में जब पढ़ रहा था इन चीजों को, तो मेरे मन में आया कि कितना ध्यान रहा होगा समाज व्यवस्था का और राज व्यवस्था का भी। अभी भूमिका में आदरणीय जोशी जी ने कहाँ कहाँ स्वराज शब्द पहले आया ऐसा बताया है, वो ठीक भी है। हम इसमें जोड़े लेते हैं जोशी जी की अनुमति से कि ये शब्द ऋग्वेद के पहले मंडल में आपनोति स्वराज्यम, तो स्वराज ऋग्वेद में आया है सबसे पहले मंडल में है। और ये उपनिषदों में भी आया है इस अर्थ में कि जो लोग सत्यनिष्ठ होते हैं, तप करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का संविधान है जिसे वैदिक काल में ऋत कहा गया है, उसका पालन करते हैं, तो उनके लिए कहा गया है। यही शब्दबंध वहां भी आया है उपनिषदों में, और वहां कहा गया है आपनोति स्वराज्यम। जो लोग शील मर्यादा और समाज निर्माण के काम में रुचि लेते हैं, वह स्वराज्य पाते हैं। हमारे राष्ट्र जीवन में इसका अध्ययन और विकास बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मैंने पहले कहा कि प्रकृति में आनंद के तमाम उपकरण हैं, समाज में भी हैं। जागरूक समाज अपने आनंद के लिए अनेक संस्थाएं गढ़ते हैं। समाज आज जैसा है वैसा हमेशा नहीं था। बहुत पीछे जाएंगे तो उसमें और कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। यूरोपीय विद्वानों ने स्टेट ऑफ नेचर से राज और समाज की विकास की गतिविधि समझाई है। उनमें हाब्स हैं, लाक हैं, रूसो। हमारे यहाँ समाज ने अनेक संस्थाओं का गठन किया, और यह गठन अपने सुख के लिए था, व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं। दुनिया के प्रत्येक समाज में पीछे के इतिहास में
एक बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि सभी समाज अपने शील, सदाचार, जीवन दृष्टि, इसके लिए अपने भीतर से इंस्टीट्यूशंस का विकास करते हैं। भारत में मेरा अनुमान है ऋग्वेद के रचना काल के पहले से ही सभा और समितियां हैं। अथर्ववेद ऋग्वैदिक काल का विकास है, अथर्ववेद का रचना काल। अथर्ववेद में सभा और समितियों को ऋषि ने नरिष्टा कहा है, अनिष्ट दूर करने वाली हैं, और ये भी कहा कि ये दोनों ब्रह्मा की पुत्री हैं। ब्रह्मा की पुत्री ये आस्तिकता में समझा जा सकता है, लेकिन नरिष्टा हैं, अनिष्ट नहीं होने देती सभा और समितियां। मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूं इस समय। ऐसे दायित्व निर्वहन के लिए दुनिया के अन्य देशों में भी भ्रमण होते हैं। लंदन प्रवास के दौरान वहाँ ये बात आई, और पहले से भी यहाँ प्रचलित है, कि दुनिया में संसद या संसदीय व्यवस्था की जननी इंग्लैंड है। वो अपनी सभा को बताते हैं कि सब दुनिया में सबसे पुरानी सभा है। उनकी सभा बहुत पुरानी नहीं है, वो अभी अभी ताजी है, 600 वर्ष पुरानी हो सकती है, लेकिन पूरी सभा इस रूप में नहीं थी। धीरे धीरे विकास हुआ। हमारे यहाँ सभा जैसी संस्था और समिति जैसी संस्था के विकास का पूरा वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। मैं उस विकास की तरफ जाकर समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन ये स्वराज शब्द वैदिक काल से लेकर अब तक चला आया है। प्रत्येक सांस्कृतिक देश, हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है। ऐसे देश अपने लिए राज व्यवस्थाएं भी गढ़ते हैं, और राज व्यवस्था समाज की ही एक संस्था है। और वह राज व्यवस्था में के माध्यम से चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र जीवन को सुंदर शासन, सुंदर सरकार, राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित करने वाली सरकार, लोक के सभी कष्ट दूर करने वाली सरकार, ऐसी सरकार के अर्थ में सभी संस्कृतियां चाहती हैं। ऐसी सरकार के अर्थ में सुराज शब्द निकलता है। ये जो स्व है, ये हमारा अंतःकरण है, और हमारे अपने राष्ट्र जीवन में ये स्व भिन्न भिन्न रूपों में आता है। जैसे मैं जितनी देर में यहाँ हूँ, इतनी देर में हमको क्या अनुभूति हुई, तो स्व लगा देंगे तो स्वानुभूति हो जाएगी। हमारी जो काया है, ये हमारे मन, प्रज्ञा, बुद्धि, सभी कोश, अन्नमय, प्राणमय, इनसे अगर हमारी काया भी जुड़ी हुई है तो हम कहते हैं हम स्वस्थ हैं। ये स्व अपने यहाँ वेदों के रचना काल से बाद तक मिलता है। कई बार ये भी आता है कि स्वार्थी भी स्व का बड़ा भाई या छोटा भाई या उसी परिवार का जान पड़ता है। तो स्वार्थी को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जांच करनी चाहिए कि जो उसका स्व है उसमें है क्या क्या। तो हमारे पूर्वजों के चित्त में जो उनका स्व था, उसमें भारतीय संस्कृति, उसमें भारतीय रीति, भारतीय प्रीति, भारत का छंद, भारत का गीत, भारत का संगीत, भारत का रहन सहन, भारत की जीवन दृष्टि और लक्ष्य, यह हमारे राष्ट्रीय स्वार्थ में है। तो स्वार्थी होना हमेशा बुरा नहीं होता, वो कितने क्षेत्र में हमारा स्व है, इस आधार पर सोचना और देखना तब निकलता है। गांधी जी ने, तिलक ने, ये बातें बहुत संक्षेप में जोशी जी की तरफ से आ गई। स्वराज जब नहीं होता
तो उसका खाका भी बनवारी जी ने उस पर बहुत लिखा है। जब हम स्वराज में नहीं होते, थोड़े दिन पहले ब्रिटिश राज था, तो स्वराज न होने के कारण हमारा रहन सहन, हमारा जीवन और हमारी विचार अभिव्यक्ति और अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा। गांधी जी ने हिंद स्वराज में ध्यान दिलाया है कि मैनचेस्टर यहाँ के उद्योग धंधों के नष्ट होने के कारण बड़ा बना, और भी तमाम बातें। अगर स्वराज होता तो उद्योग को धक्का न लगता, अगर स्वराज होता तो दर्शन और संस्कृति को धक्का न लगता। तो जब हमारे सभी पूर्वज, गांधी जी, तिलक जी, सभी पूर्वज स्वराज की भावना को लेकर टकरा रहे थे, तो उस समय मांग उनकी ये थी, जिसे अभी होम रूल शब्द आया है। अंग्रेजों का कहना था कि आप अपनी व्यवस्था बना लीजिए और हमारे साथ रहिए, डोमिनियन स्टेट बनाकर। लेकिन गांधी जी के सामने और उस कालखंड के जो और लोग भी लिखने पढ़ने वाले, आंदोलन करने वाले, उन सबके सामने संस्कृति का प्रश्न था। हिंद स्वराज में गांधी जी ने अंग्रेजों को सीधे याद दिलाया है कि आपकी जो सभ्यता है, बड़ा कड़ा शब्द प्रयोग किया है, आपकी सभ्यता तो चांडाल सभ्यता है। ये हिंद स्वराज में शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो हमारी अपनी सभ्यता और संस्कृति, इसका प्रवाह बाधित हो रहा था जब स्वराज नहीं था तब। और देश जो लड़ाई कर रहा था, पूरा संघर्ष में जुटा हुआ था, तो उसका लक्ष्य स्वराज था, वास्तविक लक्ष्य सुराज था। और सुराज बगैर स्वराज के संभव नहीं है। स्वराज की स्थापना अपनी ही संस्कृति में, अपनी ही राज व्यवस्था में संभव है, वरना ऐसा संभव नहीं है। और हमारे पूर्वज वैदिक काल से ही संस्कृति धर्म रहे हैं। और दुनिया के, ये वाक्य मैं सब जगह कहता हूं जहां हमको अवसर मिलता है, कि दुनिया के किसी भी देश के आस्तिक तंत्र में, जहां हम फेथ करते हैं, ईश्वर को मानते हैं और तमाम मान्यताएं हमारी हैं, तो दुनिया की सभी आस्थाओं में डिक्लेरेशन है कि ये सही है, इसको मानो। भारत के राष्ट्र जीवन में ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है। यहाँ का राष्ट्र जीवन का, संस्कृति का, दर्शन का, धर्म का विकास सतत हुआ है, और भारतीय सांस्कृतिक चेतना कभी जड़ नहीं रही कि नहीं यही ठीक है। जिज्ञासा, दर्शन, प्रश्न बेचैनी, बार बार प्रश्न उठाना, बार बार जिज्ञासा हो जाना, और जिज्ञासा के माध्यम से प्राप्त निष्कर्ष, उससे भी आगे सोचने की व्यवस्था और विचार परंपरा हमारे यहाँ रही है। उस विचार परंपरा से हमारे देश में स्वराज शब्द, स्वराज की धारणा यह विकसित हुई। और इस धारणा के लिए ही लाखों लोग जेल गए, बहुत मारे गए, बहुत कष्ट हुआ, अंग्रेज चले गए, और उसके बाद स्वराज आया। अब स्वराज की धारणा अपने अपने ढंग से वैदिक काल से लेकर सभी महानुभावों की, एक उसका सारतत्व तो एक ही था, लेकिन वो भिन्न भिन्न भी रही। और भिन्न भिन्न क्यों रही? क्योंकि भारतीय दर्शन की ये परंपरा, हमारे यहाँ धर्म पर प्रश्न उठते हैं, आस्तिकता पर प्रश्न उठते हैं, तो हम प्रश्नाकुल राष्ट्रीयता हैं। हमेशा समग्रता और संपूर्णता में सोचने के लिए जिज्ञासु बने रहते हैं।
तो हमने अपने पूर्वजों के संघर्ष के बाद स्वराज तो प्राप्त कर लिया, संवैधानिक स्वराज भी प्राप्त कर लिया। हमारे पास अपना संविधान है, अपनी संसद है, अपनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये तो हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन अब स्वराज की बारी आई, तो जब स्वराज की बारी आई तो मैं विधानसभा अध्यक्ष हूं, मैं किसी दल पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन यहां भारत में स्वराज शब्द या स्वराज शब्द, इसको बार बार कहना भी माना गया। इस दिशा में पक्षधरता घोषित करने वाले लोगों के विरुद्ध कहा गया कि तो सांप्रदायिक तत्व है। तो हम भारतीय संस्कृति, दर्शन, रीति नीति की बात करें तो हम सांप्रदायिक हैं। ऐसा भी हमारे स्वराज में हमको ही झेलना पड़ा। और कई बार संसद में भी ये प्रश्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उठाया, भाई हम लोग सांप्रदायिक हैं तो सांप्रदायिकता की परिभाषा विधिक रूप में आप कर दीजिए। तो वैसा नहीं हो पाया। तो क्या कहेंगे, ऐसे स्वराज तो आया, उस समय हमारी संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही थी, लेकिन स्वराज नहीं मिल रहा था। और स्वराज का अर्थ यह है, बड़ा साधारण अर्थ शब्द से निकालें तो, कि सुंदर राज व्यवस्था। सुंदर राज व्यवस्था क्या हो सकती है, कैसी हो सकती है, इसका बहुत सुंदर सा वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है थोड़ा कुछ, क्योंकि उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है। लेकिन दुनिया की सभी राज व्यवस्थाओं के सामने एक स्वराज का मॉडल पेश हुआ, जिसे हम लोग राम राज्य कहते हैं। राम राज्य असल में दुनिया के स्वराज के सभी मॉडलों में श्रेष्ठतम है, वरेण्य है, माननीय है। इसीलिए गांधी जैसा व्यक्ति, हम तो श्रद्धा बस कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, उसने अंग्रेजों से लड़ाई के बाद जो व्यवस्था बनेगी, तो गांधी जी ने राम राज्य शब्द का प्रयोग किया। यहां कुछ दलों और कुछ प्रगतिशील लेखकों, जिनके प्रति आदर भाव से हम बात करना चाहते हैं, उन्होंने गांधी जी के राम राज्य को भी सांप्रदायिक बताया। और राम राज्य कहां से आया? राम राज्य का विचार तो वो आया जहां लल्लू सिंह जी रहते हैं, अयोध्या से चला। और तुलसीदास ने उस सुराज के बारे में सीधी टिप्पणी की, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। कितना सुंदर स्टेट होगा वो, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। लेकिन अपने देश की कठिनाई ये है, आप लोगों की कठिनाई है कि नहीं मैं नहीं जानता, आप सब हमसे वरिष्ठ बैठे हैं यहाँ, उम्र में कुछ भले छोटे हों लेकिन विद्वान हैं, जानकार हैं। तो यहाँ अपने देश की कठिनाई ये है कि अंग्रेजी में कही गई बात को हम ज्यादा ध्यान देते हैं और हिंदी में कही गई बात को हम कम ध्यान देते हैं। अंग्रेजी के किसी कवि का नाम लेकर अगर मैं यहाँ बोलूं, कीट्स का नाम ले लूं, शैली का नाम ले लूं, शैली भारतीय चिंतन के करीब दिखाई पड़ते हैं, मैं किसी भी अंग्रेजी कवि का नाम लूं तो सबका ध्यान हमारी ओर खिंच जाएगा। और अगर मैं तुलसीदास का नाम लूं तो आप चाहे जहां बोल रहे हो विद्वानों की गोष्ठी में, वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तो कठिनाई ये हुई कि जब यहाँ स्वराज नहीं था, स्वराज नहीं था, अंग्रेज थे, तो उनके कारण हमारे चित्त में कोई ग्रंथि पड़ गई। शेक्सपियर का नाम लेने से बात बड़ी बनती है, वाल्मीकि का नाम लेने से बात छोटी बनती है। एक हीन भाव का विकास भी हुआ। इसलिए राम राज्य और स्वराज,
ये दोनों पर्यायवाची नहीं हो पाए। दोनों पर्यायवाची ही हैं। वामपंथी विचार में उनके सपनों का आदर्श राज्य बताया ही स्टेटलेस सोसाइटी है, एक ऐसा समाज जिसमें राज ही न हो और समाज ही अपने ढंग से लोगों को सुख दे, जिसमें राज व्यवस्था बिल्कुल ना हो। लेकिन व्यवहार में ऐसा आया कि चीन में उन्हीं के सपनों वाला राज है। और स्टेटलेस सोसाइटी जो शब्द इस्तेमाल हुआ था, राज्य विहीन समाज, कोई राजा नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा वाला कोई स्टेट अगर है जहां मानवाधिकार नहीं है, जहां लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, जहां लोगों को अपने मन का व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, जहां लोगों के पास अखबार नहीं, अपना एक अखबार है चीन का, जहां लोगों के पास कोई सुंदर कविता हो, वह गुनगुना नहीं सकते, क्या पता कौन सजा कर दे कि आप तो वाम मार्ग के विपरीत बोल रहे थे। तो एक राज जिसे स्टेटलेस सोसाइटी जिसका सपना था, वो वामपंथियों का है कमोबेश, जहां जहां वामपंथ है। ये हमारा सौभाग्य है भारत का कि पीछे 10 वर्ष से 15 वर्ष से इस विषय की ओर लोगों का ध्यान ज्यादा गया, बहुत तीव्रता के साथ गया, और इस पर बहस भी होने लगी। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी ये बात थी कि आप आंदोलन कर रहे हैं जो कथित प्रगतिशील थे, तो इसका लक्ष्य क्या है? हमेशा भारत के प्रत्येक व्यक्ति का जो समझदार है, शासन की के संदर्भ में जब भी वो बोलेगा तो उसके सपनों वाला स्वराज रामराज ही होगा। हमने विद्यार्थी के रूप में दुनिया की सभी शासन प्रणालियों का अध्ययन किया है। सब में कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ समानताएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ का रामराज, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के राज में विषमता थी ही नहीं, विषमता खोई। और कहते हैं मांगे वारिधि दें ही जल, रामचंद्र के राज। जब पानी नहीं बरसा, लोगों को लगा कि पानी बरसना चाहिए, तो ऊपर देखा आकाश की तरफ, मांगे वारिधि, मांगा कि हे राम हमको पानी की जरूरत है, तो जैसे ही मांगा वैसे वर्षा होने लगी। वैज्ञानिक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि ये बात कल्पना है, हो सकती कल्पना हो और हो सकता है सही भी हो, लेकिन ऐसी कल्पनाएं भी भारत के लोगों ने की कि आकाश की तरफ देखेंगे तो पानी बरसने लगेगा। महाभारत में एक सुंदर सा उल्लेख है, नारद घुमंतु हीरो हैं हमारी संस्कृति और सभ्यता के, उनको किसी वीजा की और किसी जहाज की जरूरत नहीं पड़ती, कभी यहाँ कभी वहां गीत गाते हुए। तो नारद पहुंचे युधिष्ठिर के राज दरबार में। नारद ने पूछा सब कुशल मंगल है? हम अभी पूछते हैं। पूछा सब कुशल मंगल है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हाँ ऋषि प्रवर, हमारी कृषि और हमारे घर परिवार वर्षा पर निर्भर नहीं। उन्होंने पूछा था कुशल क्षेम, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया वर्षा, कि उस पर निर्भर नहीं है। तो हमारे यहां प्रारंभ से ही कहानियों में, कथाओं में, सृजन में, काव्य में, साहित्य में, सब जगह एक सपना हमारे अंतःकरण में, जो हमारा स्व है, वहां अटका हुआ है कि स्वराज तो मिल गया था, अब सुराज चाहिए।
हम अगर ध्यान दें कि जिसे हम स्वराज कहते हैं, प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भरता का कार्यक्रम, ये क्या स्वराज का ही हिस्सा नहीं है? प्रधानमंत्री जी द्वारा हम गांव के हैं, अधिकांश लोग यहाँ गांव के होंगे, गांव से संबंध होगा। प्रत्येक गांव के किसान को, मजदूर को, खेतीहर को, गरीब को, सबको रिद्धि सिद्धि समृद्धि से युक्त कराने का संकल्प लेकर काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, क्या यह स्वराज का ही लक्ष्य लेकर नहीं काम कर रहे हैं? हाँ, यह स्वराज ही है। और यह स्वराज बीच में कोई कल्पित नहीं है। प्रत्येक समूह और समाज अपनी संस्कृति में आनंदित होते हैं, और अगर अर्थव्यवस्था भी अपनी ही हो तो और आनंदित होते हैं, शासन व्यवस्था भी अपनी ही हो तो और आनंदित होते हैं। धरती और आकाश और सभी सूर्य चंद्र यह अनुकूल हो जाते हैं अगर स्वराज और सुराज दोनों किसी राष्ट्र जीवन में उपलब्ध हों। गांधी जी लगातार इसी के लिए काम कर रहे थे, और गांधी जी, मैं बार बार हिंद स्वराज का नाम ले रहा हूं इसलिए कि वो छोटी किताब है और उसमें तमाम मंत्र हैं। तो गांधी जी बार बार संस्कृति आधारित समाज व्यवस्था और संस्कृति आधारित राज व्यवस्था, हिंद स्वराज में एक प्रश्न है, प्रश्नोत्तर शैली में है वो किताब। उनसे एक प्रश्न है कि इतना बड़ा झंझट करने से अच्छा है कि हमारे पास एक कोई प्रश्नकर्ता काल्पनिक होगा या वास्तविक हो, उसमें उल्लेख नहीं है। तो उस प्रश्नकर्ता ने कहा कि सीधी सी बात है कि अपनी सरकार बन जाए, अपनी सरकार हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों की सरकार भी तो अपनी ही सरकार है, जहां सरकार का प्रश्न है अधीनता का। हमको एक अंग्रेजी व्यवस्था हटाकर दूसरी अंग्रेजी व्यवस्था अपने देश की नहीं लादनी है। तो एक व्यवस्था चली गई यहां से, राष्ट्र लड़ा ठीक से, और उसके चले जाने के बाद यह आत्मचिंतन का अवसर है कि उसके कितने अवशेष हम अभी भी लादे घूम रहे हैं। वह संसद के विषय में हो सकते हैं, वह भारत की प्रशासनिक सेवाओं के बारे में हो सकते हैं, वह उनकी भाषा को लेकर हो सकते हैं, उनकी सभ्यता को लेकर हो सकते हैं। स्वराज सुराज तभी बनता है, हम लोग इस समय संतोष की स्थिति में हैं कि हाँ, हम स्वराज पाकर रहेंगे। तो संस्कृति आधारित व्यवस्था, जहां संस्कृति अगुवाई कर रही हो, और जब हम लोग ये कहते हैं कि संस्कृति जहां अगुवाई कर रही हो, तो हमारे प्रगतिशील संस्कृति का नाम काटकर कहते हैं धार्मिक आवाहन है। उन्हें धर्म और संस्कृति का भेद मालूम नहीं है। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें केवल भारत नहीं होता है। इधर पिछले 6 महीने से, साल भर से एक बहस चली है कि ये जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद सीमित करता है सीमाओं को, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद, इसमें विश्व भी हमारा परिवार है और विश्व परिवार है। ये बात हम बहुत पहले से वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र देकर कहते आ रहे हैं। तो हमारे भारत के राष्ट्रवाद में और वह राष्ट्रवाद जो 13वीं शताब्दी के आसपास मध्यकाल में यूरोप और उसके आसपास पनपा, उसमें बुनियादी फर्क है। यह राष्ट्रवाद धरती को माता जानता है, मानता है, और पूरी धरती पर
भारतीय राष्ट्र राज्य का कब्जा नहीं है। तो जब यहाँ का ऋषि, यहाँ का पूर्वज अग्रज ये कहता है कि सारी दुनिया एक परिवार है, तो ये भारतीय राष्ट्रवाद की भिन्नता है। इस देश के जीवन में सारी दुनिया को अनेकशः प्रणाम किया गया है, संस्कृति को विश्ववारा कहा गया है। तो एक इस समय मैं अपनी बात समाप्त कर लूं जल्दी से। इस समय हम भारत में भारतीय संस्कृति का विरोध करने वालों का हश्र देख रहे हैं, और मैं अनुमान से कह सकता हूं ज्यादा लंबा समय नहीं, 25 वर्ष 30 वर्ष, इसी के भीतर या थोड़ा प्लस माइनस, जो इस तरह के लोग हैं भारतीय संस्कृति परंपरा को अपशब्द कहने वाले, 25-30 वर्ष बाद वह पुरातात्विक सामग्री बन सकते हैं कि वो किसी खुदाई से या किसी शोध से मिले। अब भारत अपने रस में, अपने रंग में, अपने रूप में, अपने शोध में, अपने बोध में, अपने संगीत में, अपने छंद में भारत होकर ही विकसित हो रहा है। और यह एक ऐसा अवसर है जब हमारी मान्यताओं को, हमारी व्यवस्था को, हमारे नेतृत्व को सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही। और जैसा बहुत पहले से सपना था हम लोगों के जन्म लेने के पहले हमारे पूर्वजों का, पुरखों का, विश्वगुरु होने का, दर्शन और ज्ञान के आधार पर हम लोग विश्वगुरु थे और हैं। मैंने अपने लिए यूनानी दर्शन से लेकर भारतीय दर्शन और अधिकांश दर्शन पढ़ने का प्रयास किया अपनी रुचि के लिए। तो आज जो स्थिति हमारे सामने है वो निराशाजनक नहीं, उत्साह है, और उस उत्साह का व्याप राष्ट्रीय स्तर पर है। और ऐसे प्रश्नों को लेकर राज और स्वराज और राज सुराज, ऐसे प्रश्नों को लेकर लोग सजग हो रहे हैं। और हम लोग जो इसी धारा के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग सुराज लाने के प्रयासों में, सुराज की अवधारणा को विकसित करने में लगातार काम कर रहे हैं। और जो आम आदमी है गांव का, उसे भी लगता है कि बहुत कुछ नया हो रहा है जो पहले हमने नहीं देखा। वो स्वराज और सुराज की तकनीकी तो नहीं समझ पाएगा, और ये कोई बड़ा तकनीकी है भी नहीं। जहां पर उल्लास हो, मोद हो, प्रसन्नता हो, व्यवस्था लोक मंगलकारी हो, वहां सुराज। तो ये सुराज की दिशा में और राज व्यवस्था की दृष्टि से राम राज्य की दिशा में भारत आगे कदम बढ़ा रहा है। और जो राम राज्य है वो वैज्ञानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, जो मानविकी है उसकी दृष्टि से खरा और सही सिद्ध उतरता है। उसमें कोई कल्पनाशीलता नहीं। हाँ, हमारे पूर्वज कवियों का स्वभाव था कि वह कोई भी बात कहते थे तो कविता के अंदाज में कहना उनको ज्यादा अच्छा लगता था, गीत के अंदाज में। तो वो गीत वाला अंदाज, और गीत और संगीत हमारे मन को उद्दोलित करते हैं, सबके मन को उद्दोलित करते हैं। तो वो अंदाज हमारे वैदिक कवियों का, बाद के कवियों का, ऋषियों का अंदाज, वो अंदाज ध्यान देने योग्य है। रामराज्य, भारत का रामराज्य वो हो।
सपना धीरे धीरे भिन्न भिन्न आंदोलनों के माध्यम से, रचनाधर्मी आंदोलनों के माध्यम से, सरकार जब कोई अभियान लेती है तो उस अभियान को अंतिम परिणति तक पहुंचाना। अभी पिछले 1 साल से देश महामारी से जूझ रहा है और भारत को कमजोर बनाने वाले देश भारत के बारे में कह रहे हैं कि उनका प्रबंधन बड़ा अच्छा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि मोदी जी का प्रबंधन बहुत अच्छा है। अखबार कह रहे हैं कि यहाँ का प्रबंधन बहुत अच्छा है। इस प्रबंधन में स्टेट और सोसाइटी को साथ साथ काम करना चाहिए, ये हमारी विनम्र प्रार्थना है। किसी भी काम को स्टेट ही नहीं कर सकता है। राज्य व्यवस्था की सीमा है, उसके आगे वो नहीं जा सकता। हम मास्क लगाएं और इसको लगाने में अगर ये कोई लौह उपकरण तो है नहीं कि एक बार ठोंक के लगा लिया तो हमेशा रहेगा। बोलते समय थोड़ा हटा लेते हैं, आगे हम पूरा हटा लें तो स्टेट क्या कर सकता है? क्या दरोगा हमको समझाएगा? सड़क पर कोई बड़ा आंदोलन सड़क रोक देता है, पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस असहाय नहीं है, लेकिन ये स्टेट का क्षेत्र नहीं है, सोसाइटी का क्षेत्र है। तो जो सुराज हमारे प्राणों में अटका हुआ है, राम राज्य, उसकी पूर्ति के लिए स्टेट तो सजग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन समाज में एक नई किस्म का, नए प्रकार का लोकमत बनाने की आवश्यकता है। और लल्लू सिंह जी, आदरणीय राम बहादुर राय जी, आदरणीय बनवारी जी, आदरणीय जोशी जी, यहाँ उपस्थित अन्य पत्रकार मित्र, सभी महानुभाव, इस अभियान का, इस अनुष्ठान का, और अगर पुराणों की भाषा में कहें तो इस कर्मकांड का जो चल रहा है, इसके हम सब भागीदार हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्नाव जिले के वो छोटे से गांव से आकर और यहाँ राष्ट्रीय राजधानी के सभागार में आप लोगों से अपना संवाद स्थापित कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ लल्लू सिंह जी को, राम बहादुर राय को। राय साहब ने बताया था बनवारी जी भी रहेंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे सभी मित्रों को हृदय से विनम्रता के साथ उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आप सब महानुभाव, आपका बड़ा आदर कि आपने हमारा निवेदन सुना। कहीं से कोई इशारा ऐसा नहीं आया कि अरे भाई यार बैठो, मतलब बहुत हो गई। तो सबने हमको सुना। मैं इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं के सामने सिर झुकाता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।